हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम काई स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्टिंजेंसी मेथड से फॉर 2/2 टेबल। जब भी आपको काई स्क्वायर कैलकुलेट करने को कहा जाता है और 2/2 टेबल दिया जाता है तो आपको इस मेथड से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट काई स्क्वायर फ्रॉम फॉलोइंग डाटा एंड टेस्ट इज सिग्निफिकेंस एट 0.01 लेवल। 0.01 लेवल पे हमें इसका सिग्निफिकेंस देखना है। तो 2/2 टेबल के लिए हम सबसे पहले, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अगर आप एमए साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो एमए साइकोलॉजी फर्स्ट सेम में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अदरवाइज आप अगर काई स्क्वायर सीखना चाहते हैं कॉन्टिंजेंसी मेथड के लिए तो भी आप ये देख के सीख सकते हैं। तो हम सबसे पहले, हमारे पास ये डेटा गिवन है तो इससे हम इनकी टोटल निकाल के हमारा एन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा एन होगा 17.23, सॉरी 17 प्लस 23 मतलब 40, 18 प्लस 22 40, 17 प्लस 18 35, 23 प्लस 22 45। हमारा इसका जो टोटल है, इसका जो टोटल है वो सेम आएगा, दैट इज 80। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कॉन्टिंजेंसी मेथड 2/2 टेबल का हमारा एक पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मूला है जिससे अप्लाई करके हम इसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है हमारा एन ब्रैकेट में ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी सी प्लस डी ए प्लस सी बी प्लस डी। अब हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। ये वैल्यू है हमारी एन, तो हमने यहाँ एन लिख दिया 80। फिर ए डी, ए मतलब हमारा 17, बी है हमारा 23, सी है हमारा 18 और डी है 22। तो ए डी मतलब 17 मल्टीप्लाई बाय 22 माइनस बी है हमारा 23, सी है हमारा 18, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमारी 17 प्लस बी की वैल्यू 23, सी की वैल्यू है 18 प्लस डी की वैल्यू 22। इसके बाद हमारी फिर से ए की वैल्यू आएगी 17 प्लस सी की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 23 प्लस डी की वैल्यू 22। हमने सिर्फ इन फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया है और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 80 और अब हम ये सॉल्व करेंगे। 17 मल्टीप्लाई बाय 22 374 माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय 18 414 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 23 40 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 22 40 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 18 35 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 22 45। तो हमने इनको कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 374 माइनस 414, तो हमारा आंसर आया है -40। अब इसका स्क्वायर है, यहाँ पे हमने स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 45 2520 000।
इसे हम सॉल्व करेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 40 का स्क्वायर हमारा हुआ 1600। ये माइनस में है, जब स्क्वायर होता है किसी भी माइनस की वैल्यू का तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाया है। इसके बाद हमने इसे सॉल्व किया है और ये हमारा काई स्क्वायर का आंसर आ गया 0.05। अब हम इसका डीएफ कैलकुलेट करेंगे, इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जानने के लिए 0.1 लेवल पे। तो डीएफ निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि हम डीएफ क्या होता है, उसे क्यों कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट मिलता है और हमें इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लाने का मोटिवेशन भी। जो बेल कर्व है वो क्या होता है, हम जो टेस्ट है उनमें ये 0.05 की डीएफ वैल्यू और 0.01 की डीएफ वैल्यू क्यों देखते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल अभी नया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो डीएफ का फुल फॉर्म है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हम ऑलमोस्ट हर टेबल में तो कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो काई स्क्वायर टेबल हो, टी टेस्ट हो, जेड टेस्ट हो या एफ टेस्ट हो, सभी टेस्ट में इसे कैलकुलेट किया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो कितने लेवल तक सिग्निफिकेंट है। मतलब हमारा हाइपोथेसिस जो होता है वो हमेशा 100% के लिए हम निकालते हैं कि 100% के लिए हमारा हाइपोथेसिस ये है, पर वो कहीं ना कहीं उसके चांसेस होते हैं गलत प्रूफ होने के, जिसके लिए हम नल हाइपोथेसिस भी लिखते हैं हमारा, कि अगर हमारा गलत हुआ तो और क्या हो सकता है। तो इस चीज़ के कितने % चांसेस हैं कि हमारा हाइपोथेसिस गलत होगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस गलत होने के 0.05, 0.1 और 0.001 इतने चांसेस हैं कि हमारा हाइपोथेसिस गलत हो सकता है। ये अलग अलग लेवल पे इनका सिग्निफिकेंस देखा जाता है। 0.05 लेवल पे अगर हम सिग्निफिकेंट बोल रहे हैं कि मतलब, तो इसका मतलब होता है कि हम श्योर हैं कि 95% तो हमारा हाइपोथेसिस राइट ही होगा। ये 0.05 है, मतलब हमारा इतना पूरा, ये कितना हुआ हमारा 95%, जो हमें लगता है कि हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, करेक्ट ही होगा। अगर आपको लगता है कि 99% चांसेस हैं कि आपका हाइपोथेसिस गलत हो ही नहीं सकता है, सिर्फ 0.01% चांसेस है, तो हम इतना पूरा लेते हैं, ये कंप्लीट। और अगर आपको लगता है कि 99.99% चांसेस है कि आपका हाइपोथेसिस सही है, तो फिर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.001 लेते हैं। अब जब पेपर के लिए ये सॉल्व करते हैं तो मोस्टली आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 पे निकालना है या 0.1 पर। अगर आपको नहीं दिया है तो आपको इन दोनों पर निकालना है। मोस्टली हमें ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछा जाता है, ये दो ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको 0.05 पे निकालने को कहा है या फिर 95% करके दिया है, तो आपको, अगर आप काई स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे टेबल यू, टी टेस्ट कर रहे हैं अगर आप, तो आप देखेंगे टेबल टी। तो इस तरह से हम टेबल वैल्यू में देखते हैं, जिस भी मेथड से हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं हाइपोथेसिस की। तो उसमें आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे काई स्क्वायर का क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, तो अगर काई स्क्वायर में दिया है कि 0.05 पे आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालिए, तो आपको डीएफ की वैल्यू देखनी है टेबल में 0.05 लेवल पर। जैसे कि हमारा टेबल है, ये हमारा डीएफ है, हमारा डीवीएफ मान लीजिए आया है 5, तो 0.05 लेवल पे जो सिग्निफिकेंस है तो हम उसकी वैल्यू देखेंगे, और 0.01 पे अगर सिग्निफिकेंट है तो उसकी वैल्यू देखेंगे। तो आपको जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाएगा उस तरह से आपको सिग्निफिकेंट जो वैल्यू है ये देखनी है कि इतने % पे आपका जो हाइपोथेसिस है वो किस लेवल तक सिग्निफिकेंट है। और वहीं अगर आप टेबल टी से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको इसकी वैल्यू टी टेस्ट में टेबल टी से देखनी है। तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट रहता है कि हम इसलिए 0.05, 0.01 इसमें देखते हैं, और अगर इसकी वैल्यू जो है वो हमारा जो आंसर है उससे ज़्यादा है, मतलब हमारा आंसर अगर ज़्यादा है, आंसर की जो वैल्यू आई है हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, तो हमारा आंसर सिग्निफिकेंट है, जिसका मतलब है कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है।
और अगर हमारा काई स्क्वायर का आंसर कम है और इसका टेबल वैल्यू का ज़्यादा है, मतलब हमारा जो हाइपोथेसिस है, जो वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट है और हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। तो आपको इस तरह से आंसर में लिखना भी है, जो मैं आंसर में आपको लिख के बताऊंगी जब हम सम करेंगे तब कि आपको उसे किस तरह से आंसर को मेंशन करना है। अब तक के लिए आप ये समझ लीजिए और अब हम आगे का सम कैलकुलेट करते हैं। हम इसका डीएफ कैलकुलेट करेंगे, इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जानने के लिए 0.1 लेवल पे। तो डीएफ की हमारी वैल्यू निकालने के लिए हमने करा r-1 और c-1, मतलब रो -1 और कॉलम -1। हमारे पास 2 रो है, 2 कॉलम है, तो 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1, तो ये हमारा आंसर आया है 1। तो अब हम 1 के हम अब निकालेंगे हमारा काई स्क्वायर का चार्ट। काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं टेबल यू। टेबल यू में हम 1 नंबर देखेंगे क्योंकि हमारा डीएफ क्या आया है, 1 आया है। अब 1 पे हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 0.01 दोनों पे है, पर क्योंकि हमको क्वेश्चन में सिर्फ 0.01 ही कैलकुलेट करने को या उसी पे सिग्निफिकेंस लेवल चेक करने को बोला है, इसलिए हम सिर्फ इसी की वैल्यू देखेंगे। तो हमारी 0.01 पर वैल्यू आ रही है 6.635। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो काई स्क्वायर की वैल्यू है ये इससे ज़्यादा है या कम है। तो हमारी टेबल वैल्यू ज़्यादा है और ये हमारे जो काई स्क्वायर की वैल्यू है ये कम है। तो मतलब हमारा आंसर क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे वैल्यू इज इन सिग्निफिकेंट एट 0.01 level and null hypothesis is accepted। ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लाइन आप आंसर में ज़रूर लिखें, इसके बिना आंसर इनकम्प्लीट है। 0.05 level and the null hypothesis is rejected। Value is insignificant at 0.01 लेवल। अब ये 0.01 पे इनसिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू काई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कम है, और इसकी हमारे टेबल यू की जो वैल्यू निकली है 0.01 की वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर वैल्यू सिग्निफिकेंट है। एंड द null hypothesis is accepted। अगर काई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है और हमारे टेबल वाली वैल्यू दोनों ही कम आती है, तो आप एक ही बार में लिख देंगे कि वैल्यू सिग्निफिकेंट है और हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, कम है और हमारे टेबल की दोनों वैल्यू ज़्यादा आती है, तो आप लिखेंगे वैल्यू जो है वो इनसिग्निफिकेंट है दोनों ही लेवल्स पे, और हमारी जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, एक्सेप्टेड है। और अगर एक पे कम और एक पे ज़्यादा आती है तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। ये लाइन ज़रूर लिखें, इसके बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है, उसकी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन बताई है, और उसका आंसर किस तरह से लिखना चाहिए ये भी मैंने आपको इसमें बताया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको पसंद आया है तो मुझे ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस कैलकुलेशन पे देखना चाहते हैं। थैंक यू। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, मतलब आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और ये समझ भी आ रहा है, तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं। एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल अभी नया है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें इस तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।